बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI-MNAs का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने ये महफूज फैसला सुनाया है। पार्लियामेंट से गिरफ्तार अरकान ने रिमांड कलअदम करार देने की दरखास्त दी थी। इसकी तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ ओवैस यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। ओवैस, महफूज फैसला जो सुनाया गया है उसमें क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के अरकान असम्बली की दरख्वास्त मंजूर कर ली है और उनका जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया था उसे कलअदम करार दे दिया है, जिसका मतलब ये है कि उनका जिस्मानी रिमांड कलअदम होने के बाद वो अब जुडिशल तसव्वुर होंगे और वो जमानत की दरख्वास्त मुतलका कोर्ट में दायर कर सकते हैं, जिसका अदालत फैसला करेगी। आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने इन दरखास्तों पर समाअत की थी और अदालत ने दलाइल सुनने के बाद ये फैसला महफूज कर रखा था, जो अब से कुछ देर कबल सुनाया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका ओवैस यूसुफजई, आपने इस खबर की तफसील दी। और इसी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारियों पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है, मुल्क के हालात देखें और आपने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। किसी इदारे का वक़ार बाकी नहीं रहने देना। कर क्या रहे हैं? यही काम पहले इस हाई कोर्ट में किया, अब पार्लियामेंट में कर दिया। सरकारी वकील से जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, स्पीकर कौमी असम्बली अपना काम कर रहे हैं, गिरफ्तारियों का मामला अदालत भी देख सकती है। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त आइंदा हफ्ते सुनेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान असम्बली को पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दिया गया। शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी, मौलाना नसीम को प्रोटेक्शन ऑर्डर पर पार्लियामेंट पहुंचाया गया। शेख वकास अकरम ने कहा कि ये उल्टे या सीधे हो जाएं, कोई बानी PTI का साथ नहीं छोड़ेगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। इसकी तफसील जानते हैं हैदर शराजी से। हैदर, कहिएगा किन किन अरकान को पार्लियामेंट लाया गया है? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार मेंबरान असम्बली को स्पीकर की जानिब से प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद अब पार्लियामेंट हाउस आज लाया गया है। पार्लियामेंट हाउस यहाँ उनको लाने के लिए पुलिस की सिक्योरिटी पहुंची और उन्होंने मेंबरान को पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के हवाले किया। इस मौका पर शेख वकास अकरम और जैन कुरैशी यहाँ उनके साथ मौजूद थे, जो कि जिन्हें पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के हवाले किया गया। मौलाना नसीम, शाह अहद खटक और इसके अलावा आमिर डोगर भी उसके साथ मौजूद थे, जिन्हें गुज़श्ता इसी हफ्ते गिरफ्तार किया गया था पार्लियामेंट के हदूद से। और शेख वकास अकरम भी यहाँ पार्लियामेंट हाउस पहुंचे तो उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि अल्लाह की जात बड़ी है और ये उल्टे या सीधे हो जाएं, कोई बानी PTI का साथ हम में से नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा मेंबरान को पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के हवाले कर दिया। अब मेंबरान कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के लिए पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं। जी, हैदर शराजी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अहम अपडेट ये भी है कि सेनेट इजलास में वज़रा की अदम मौजूदगी पर सेनेटर्स ने एहतजाज किया है। सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा कि ऐवान में कोई वज़ीर नहीं, ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करें। साथ ही साथ इसकी मजीद क्या तफसील है जानते हैं नौशीन यूसुफ से। नौशीन, क्या तफसील मिली है आपको? जी बिल्कुल, सेनेट आज इजलास हुआ तो इसमें सेनेटर फलक नाज सिसाली, जिनको 2 रोज तक सस्पेंड किया गया था फैसल वाडा के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर, वो आज इजलास में शरीक हुई, जिसकी निशानदेही सेनेटर समीना मुमताज ने की। और उन्होंने कहा कि ये सस्पेंशन 2 वर्किंग डेज के लिए होनी चाहिए थी, जिसको फैसल वाडा ने किया। और उन्होंने कहा कि अगर आप चेयरमैन को कहा, डिप्टी चेयरमैन को कहा कि अगर आप इनको यहाँ से ऐवान से बाहर नहीं भेजते तो हम सब यहाँ से बाइकआउट कर देंगे। जिस पर जिस इमरान खान नासिर ने उन्होंने कहा कि अब देखिए मामला ये हो चुका है हल और अब मेंबर आ चुके मौजूद मेंबर है, जिसके बाद जो हुकूमती अरकान थे वो एहतजाजन सेनेट के इजलास का बाइकआउट करके चले गए। लेकिन आज वक्त सवालात के दौरान उस वक्त सेनेटर दिनेश कुमार और सेनेटर जरका के दरमियान हुई, जब सेनेटर जरका ने सेनेटर दिनेश कुमार की जगह ज़मीनी सवाल करने की कोशिश की और उनको सैदार खाना से, जो कि डिप्टी चेयरमैन थे, उन्होंने इजाजत दी तो उन्होंने अशार पढ़ना शुरू कर दी, जिस पर डिप्टी चेयरमैन ने दिनेश कुमार को सवाल करने का मौका दिया, जिस पर सेनेटर जरका जो थी वो उन्होंने झगड़ पड़ी और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हम कमजोर हैं इसलिए हमारे से ये किया जा रहा है, जिससे सेनेटर दिनेश कुमार सख्त गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि
ہاں میں ہرگز اپنی بات کرنے کا موقع نہیں جانے دوں گا. میرا حق ہے کہ میں سوال کروں. میں نے پہلے بھی اپنا جو ہے موقع آپ کو دے دیا تھا, جس کے بعد ایوان میں اچھی خاصی گرما گرمی ہوگی, جس کے بعد جب نشاندہی ہوگی کہ سینیٹر فلک ناز آج کے اجلاس میں شریک ہیں, تو اس کے بعد جو حکومتی سینیٹر تھے وہ ایوان سے بائیک آؤٹ کر گئے, اور اس کے بعد فوراً کی نشاندہی اجلاس میں کر دی گئی, جس کے بعد سینیٹ کا اجلاس جو ہے وہ ہفتہ 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا. بہت شکریہ آپ کا نوشین یوسف, آپ نے اپڈیٹ کیا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جتنی دیر جیل میں رکھیں گے ان کی جان کو خطرہ ہے. انہیں کل یا پرسوں رہا ہو جانا چاہیے تھا. لاہور میں انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں عمر ایوب نے مزید کہا کہ یہ ہر بات 9 مئی سے شروع کرتے ہیں. جو سانحہ پارلیمنٹ میں ہوا اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بھی کیسز اس وقت ہیں وہ سب کے سب بوگس کیسز ہیں. ان کو گزشتہ کل یا پرسوں رہا ہو جانا چاہیے تھا. یہ اس فیشسٹ حکومت کی ایک آپ سمجھیں کہ فیشزم ہے کہ ان کو کوشہ خانہ 2 کیس میں اندر رکھا ہوا ہے. القادر ٹرسٹ کیس پہ کوئی نہیں ہے. وہاں پہ یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ اگریمنٹ بیریا ٹاؤن اور آپ کے برطانیہ کے NCA نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان تھا. پیسہ جو آیا وہ براہ راست سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا, اور لہٰذا کسی قسم کا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یا کابینہ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا. چیف جسٹس قاضی فائزہ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے. اجلاس میں جوڈیشل کمیشن اجلاس میں ججز تقرری کے لیے رولز کا جائزہ لیا جائے گا. ہائی کورٹس میں خالی آسامیوں پر تقرری کا جائزہ بھی لیا جائے گا. اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین بھی اجلاس میں شریک ہیں. ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان بھی اجلاس میں شریک ہیں. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک پر مشتمل کمیٹی نے سفارشات تیار کیں. رولز میں ترمیم سے متعلق کمیٹی اپنی سفارشات جوڈیشل کمیشن کو بھجوا چکی ہے. ابھی براہ راست دیکھیے سینیٹر عرفان صدیقی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. عام شہری مر رہے ہیں, ان کے بارے میں کوئی احتجاج کیا گیا ہو, ایک لائن بھی نہیں ہے اس کے بارے میں. یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں ضروری سمجھا کہ اس تقریر کے فوراً بعد اپنے طور پر بغیر فارن آفس کو اعتماد میں لیے, بغیر حکومت کو اعتماد میں لیے, فارن پالیسی کے حوالے سے امور طے کرنے کے لیے فارن جو ایک افغانستان کے کونسل جنرل ہے انہیں طلب کر لیا. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو پاکستان کی تاریخ کے اندر ہمیں پہلی دفعہ نظر آتا ہے. بہت سی اور روایتیں ہیں جو اس جماعت نے ڈالی ہیں, اب ایک یہ نئی روایت ہے. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 1966 میں جب مجیب الرحمان نے اپنے 6 نکات پیش کیے تو ان 6 نکات کے اندر بھی انہوں نے 3 چیزوں کو نہیں چھیڑا. انہوں نے کہا یہ 3 چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, وفاق کے پاس رہیں گی. ان میں کرنسی تھی, ان میں امور خارجہ تھے, ان میں دفاع تھا. یہ 3 چیزیں انہوں نے بھی نہیں چھیڑی. اب یہ ان 3 چیزوں میں سے ایک کو جو امور خارجہ ہے لے کے بیٹھ گئے ہیں, اور یہ وہ ایک روایت ڈالنے جا رہے ہیں جو پاکستان کو نہ جانے کہاں لے کے جائے گی. اگر ہر صوبہ کسی نہ کسی صوبے کی سرحد کسی نہ کسی دوسرے ملک سے ملتی ہے, افغانستان سے اگر خیبر پختونخوا کی ملتی ہے, پنجاب سے بھارت کی بھی ملتی ہے, بلوچستان سے افغانستان کی ملتی ہے, ایران کی ملتی ہے, ہم ادھر گلگت بلتستان چلے جائیں تو چائنا سے ملتی ہے, تو کیا ہر علاقہ اپنی اپنی خارجہ پالیسی بنائے گا؟ کیا پنجاب بھارت کے ساتھ اس طرح کے معاملات طے کر سکتا ہے جس طرح کہ انہوں نے شروع کر دیے ہیں؟ کیا بلوچستان ایران کے ساتھ معاملات طے کر سکتا ہے اس طرح کے؟ کیا سندھ جو ہے وہ بھی بھارت کے ساتھ یا دوسرے قریبی کسی اور ملک کے ساتھ اس طرح کے معاملات کر سکتا ہے؟ یہ ایک بڑی ہی خوفناک روایت یہ ڈالنے جا رہے ہیں. انہوں نے IMF کو خط لکھے اور اپنے گندے کپڑے وہاں دھونے کی کوشش کی, ہمارے فنڈز روکنے کی کوشش کی. انہوں نے IMF کے مرکز کے سامنے جا کے مظاہرے کرائے. انہوں نے امریکی کانگریس میں جا کے دہائی دی اور وہاں سے قراردادیں منظور کروائیں. انہوں نے وہ کچھ کیا جو کبھی ہماری تاریخ میں نہیں ہوا. سائفر کو مذاق بنایا اور ہماری سفارتکاری کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی. اب یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اپنی اپنی خارجہ پالیسی بنا لو اور اپنے معاملات طے کر لو, افغانستان کے ساتھ جو بھی پالیسی ہونی ہے وہ وفاق نے طے کرنی ہے. اور میں یہ ایشو اٹھانا چاہتا تھا آج سینٹ کے اندر
जो हाउस ऑफ फेडरेशन कहलाता है, लेकिन वहाँ कुछ हालात ऐसे हो गए कि सेशन आगे नहीं चल सका और मुझे आपसे बात करना पड़ी। हम इसको फॉर्मली लेके आएंगे सेनेट के एजेंडे पे, बहस करेंगे और मुहासबा करेंगे कि ये कौन सी ये आइन की खिलाफ वर्जी है, दस्तूर की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की पहले आपने ये किया कि 60,000 50,000 बंदे वहाँ से ला के यहाँ बिठा दिए, जो आज तक हम दहशतगर्दी भुगत रहे हैं। अब आप एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल के खुद ही मामला तय करने लगे हैं, खुद ही सरहदी मुआहदे करने लगे हैं। भाई आप ये क्या करने जा रहे हैं? आपकी किस किस चीज़ को नज़रअंदाज किया जाए? हम आपकी गाली को नज़रअंदाज कर सकते हैं, आपकी पगड़ी उछालने को नज़रअंदाज कर सकते हैं, आप पंजाब की वज़ीर आला के बारे में जो रिमार्क्स देते हैं हम उन्हें भी नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, पाकिस्तान के दिफा को, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को तमाशा बनाएंगे तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसका नोटिस लिया जाएगा, हुकूमत भी लेगी और हम पार्लियामेंट के अंदर बड़ी तवाना आवाज़ उठाएंगे। मेरे साथ बैरिस्टर अकील खड़े हैं जो कौमी असम्बली के मेंबर हैं। ये मामला कौमी असम्बली में भी उठाया जाएगा, सेनेट में भी उठाया जाएगा और हम अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट से भी इस एहतजाज का हक़ महफूज रखते हैं कि वो हमारे दफ्तर खारजा को एतमाद में लिए बगैर अगर इस तरह सूबाई इकाइयों के साथ मिलके कोई कंस्पिरेसी करेंगे या कोई ऐसे मामला तय करने की कोशिश करेंगे तो ये बैन अल-अक़वामी मुआहदों की भी और सफारतकारी के आदाब की भी बड़ी खिलाफ वर्जी हो। तो मैं ये तंबीह करता हूँ गंडापुर साहब से कि वो बेशक अपना गंडासा इस्तेमाल करें हर मामले में, लेकिन पाकिस्तान की सलामती के हवाले से, खारजा अमूर के हवाले से अगर इस तरह हुआ तो फिर तो अमेरिका की 50 रियासतें कहेंगी जी कि हम अपनी अपनी खारजा पॉलिसी बनाएंगे। अमेरिका इजाज़त देगा उसकी? 28 रियासतें हैं हमारे पड़ोसी इंडिया की, 28 वहाँ खारजा पॉलिसियाँ बन सकती हैं। 2 दर्जन के करीब सूबे हैं चाइना के, क्या वहाँ हर सूबा अपनी अलग खारजा पॉलिसी बना सकता है? कौन सी रवायतें आप डाल रहे हैं? इस मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं आप? हर चीज़ की कोई हद होनी चाहिए। लिहाजा हम इसकी बड़ी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसके खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर भी, हुकूमत के लेवल पे भी, दफ्तर खारजा के लेवल पे भी, हर सतह पे इंशाल्लाह इसकी मज़ाहमत करेंगे। बहुत शुक्रिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कराची में चुप ताज़िए का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ। जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। 8 रबीउल अव्वल का पहला जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ। जुलूस से कबल मजलिस से अल्लामा बाक़िर ज़ैदी ने खिताब किया, जिसके बाद चुप ताज़िए का मरकजी जुलूस बुतराब स्काउट्स की क़यादत में नश्तर पार्क से बरामद हुआ और रिवायती रास्तों से होता हुआ खारादर में हुसैनिया ईरानियान इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के मौके पर पुलिस और रेंजर्स के जवान सिक्योरिटी पर तैनात थे। सिक्योरिटी के लिए जुलूस की कमांड एंड कंट्रोल रूम से भी निगरानी की जा रही थी। जुलूस के इख्तिताम पर ट्रैफिक पुलिस ने एम ए जिना रोड और अतराफ में बंद की गई तमाम सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी हैं। पेशावर के इलाके नसराबाद चौक में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान काटने पर गाड़ी के ड्राइवर ने ट्रैफिक एहलकारों को टक्कर मार दी। गाड़ी की टक्कर से ट्रैफिक एहलकार जख्मी हो गया, दोनों मुल्जिमान फरार हो गए। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो भी में गाड़ी से ट्रैफिक एहलकारों को टक्कर मारते हुए साफ देखा जा सकता है। वाक़े का मुकदमा थाना गुलबहार में दर्ज कर लिया गया है। मुल्जिमान की तलाश अभी जारी है। और एमपॉक्स के मरीज को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर क्यों ना रोका गया, मरीज पेशावर कैसे पहुंच गया? वफाकी वजारत सेहत ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की सीसीटीवी वीडियोस भी हासिल कर ली गई हैं। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज का हेडक्वार्टर भी कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। 7 सितंबर को खलीज मुल्क से आने वाला एमपॉक्स का मरीज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बगैर किसी रुकावट पेशावर पहुंच गया था। पाकिस्तान में इस साल मंकी पॉक्स के 6 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि आलमी एमरजेंसी के नफाज के बाद ये सूरत हाल। और सजावल में बारिश को थमे 2 हफ्ते गुजर गए, लेकिन पानी की निकासी अब तक मुकम्मल नहीं हो सकी। हाजी भावल मक्सी के प्राइमरी स्कूल के क्लासरूम्स और अहाते में अब भी कई फुट पानी जमा है, जिससे 1000 से ज़ायद तलबा और तालिबात का तदरीसी अमल शदीद मुतासिर हो रहा है। 2 हफ्ते से स्कूल बंद है। स्कूल के हेडमास्टर का कहना है कि 1000 से ज़ायद तालिब इल्म स्कूल नहीं आ सकते। आर्जी तौर पर स्कूल से मुतसिल 2 कमरों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है।
तकरीबन 15 दिन बारिश बंद होने के बाद भी हमारे स्कूल में 2 से 3 फुट पानी खड़ा है। हमने अहला हुकाम से काफ़ी रिक्वेस्ट की, एहतजाज किया, मगर कोई भी तदारक नहीं हुआ। इस स्कूल में 1100 से ज़्यादा बच्चे हैं और 5 क्लासरूम हमारे पानी के नीचे है। लाहौर में होने वाले विमेन क्रिकेट टूर्नामेंट में क्रिकेटर्स ना बॉलिंग कर सकती थीं, ना उन्हें वाइड बॉल पर कंट्रोल था। बॉल पकड़ने में दुश्वारी का सामना, शॉट लगाने में भी मुश्किल, लेकिन जज्बा काबिल तारीफ। कहती हैं कि बुनियादी चीज़ों का नहीं पता तो क्या हुआ, दूर दराज से खेलने आई हैं, ये क्या कम है, कोचिंग दें, कैंप दें, सब अच्छा हो जाएगा। ये मनाज़र है लाहौर में HEC के ज़ेरे एहतमाम होने वाले एक विमेन क्रिकेट टूर्नामेंट के, जिसमें पंजाब की 7 डिवीजन की टीमों ने हिस्सा लिया। ज्यादातर खिलाड़ी दूर दराज शहरों से पहली मरतबा लाहौर आकर खेली। उन्हें खेल की बुनियादी तकनीक का भी इल्म नहीं था, लेकिन खेल का शौक जरूर है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो ना भी खेलना ना भी आता हो, फिर भी ट्राई तो कर रही है ना। पॉजिटिव ये एक तरह से है कि लाइक लड़कियों का पैशन इतना है कि उनको इतनी प्रैक्टिस नहीं मिली, वो इतने कैंप नहीं कर पाई, लेकिन वो अपना मैच में आके फुल अपनी एफर्ट दे रही थी। अगर कैंप वगैरह नहीं लगा तो कोई प्रैक्टिस नहीं थी और दूसरी जगह से आप मिलके खेलो, ये टीम वर्क होता है जो स्पोर्ट्स की वजह से बंदा सीखता है। फीमेल्स को भी टूर्नामेंट्स का या इस तरह की खेल का मौका मिलना चाहिए ताकि फीमेल जो हैं वो भी मेल की तरह अपना टैलेंट शो कर सके। मुंतज़मीन का कहना है कि ऐसा नहीं है कि टैलेंट सामने नहीं आया, कई खिलाड़ियों ने मुतासर भी किया है। कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे आके ये सारा एनवायरनमेंट देखा, इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। मैं कहती हूँ उनकी एफर्ट है कि उनको अभी बॉल पकड़ना नहीं आ रहा, लेकिन नेक्स्ट जो हमारा होगा इंशाल्लाह उसमें आप बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे। खिलाड़ियों की ख्वाहिश है कि स्कूल की सतह से उन्हें कोचिंग और कैंप मिलने चाहिए, इससे उनके खेल में बेहतरी आएगी। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर।